श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound Be Fated and this story is begin from chapter 87 to 88 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सामने खड़े मयंक को देख रुद्र जल्दी से उठ खड़ा हुआ, वहीं आरोही वो तो जैसे डर से अंदर तक कांप गई। सामने डोर पर खड़े मयंक और आयु अब अंदर आए तो मयंक ने आरोही को एक नजर देख गुस्से में रुद्र से पूछा, ये एंजल तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? मयंक को देखकर ही रुद्र घबरा गया था, इसलिए उसने हड़बड़ा कर ना जाने क्या सोचते हुए कहा, वो चाचू ये मेरी हेल्प करने आई थी। रुद्र की बात सुन मयंक ने रुद्र को घूर अब गुस्से में उस पर नाराज होते हुए पूछा, सच में क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये हेल्प करने आई थी? क्या हेल्प करने आई थी? हाँ बोलो। मयंक की तेज आवाज सुन आरोही अब बहुत ज्यादा डर गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और उसने अपना सिर झुका लिया। तो आरोही को देख मयंक ने उसे डांटते हुए कहा, अब तुम क्यों रो रही हो? इस टाइम कॉलेज में होती हो ना तुम, तो यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए मयंक ने अपनी वॉच देखी तो आरोही कुछ बोलने की बजाय और सिसकी भरते हुए रोने लगी। इस तरह की सिचुएशन उसने कभी फेस नहीं की थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी कि मयंक अंकल अब ये बात उसके पापा को बताएंगे कि वो कॉलेज बंद कर यहाँ रुद्र से मिलने आई थी। ना जाने उन्हें कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। ये सब सोच आरोही रोने लगी। इधर मयंक ने आरोही को देख रुद्र से कहा, मुझे अकेले में बात करनी है। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और मयंक को अपने रूम में अपने साथ लेकर गया। तो मयंक अंदर जाते ही जैसे उस पर फट पड़ा। मयंक ने गुस्से में रुद्र पर भड़कते हुए कहा, ये कर रहे हो तुम? हम सबसे दूर रहकर तुम होश में हो? रुद्र क्या कर रहे थे एंजल के साथ, या क्या करना चाह रहे हो? बोलो। रुद्र अपना सिर झुकाए हुए खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और कैसे मयंक को सब कुछ बताए। तभी मयंक ने उस पर भड़कते हुए आगे कहा, कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम ऐसा कुछ करोगे। वो बच्ची है पर तुम तो समझदार हो, उसे यहाँ इस तरह अकेले क्यों लेकर आए? और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, सब देख चुका हूँ मैं। मयंक की बात सुन रुद्र हैरान हो अपने चाचू को देखने लगा और उसने अगले ही पल उन्हें सच्चाई बताते हुए कहा, चाचू मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था, ना ही मैंने कुछ गलत किया है, वो मेरी लीगल वाइफ है। ये कहते हुए रुद्र के चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। उसे कहे शब्द मयंक को अभी भी जैसे समझ नहीं आए थे, इसलिए उसने रुद्र से पूछा, क्या कहा तुमने? रुद्र ने सीरियस दिखते हुए ही कहा, सच कह रहा हूँ चाचू, आरोही मेरी बीवी है, वो भी तब से जब किसी को पता भी नहीं था कि आरोही ही आदित्य अंकल की बेटी आशी है। मयंक रुद्र का जवाब सुन शॉक था। उसने गुस्से में रुद्र से कहा, होश में हो तुम? क्या कह रहे हो? इसका एहसास है? रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मैं होश में हूँ और एहसास भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कहते हुए रुद्र ने अब मयंक को बताना शुरू किया कि किस तरह आरोही और उसकी शादी हुई। पूरी बात सुन मयंक ने रुद्र पर भड़कते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था रुद्र, ऐसे कोई भी अनजान लड़की आकर तुमसे जिद करेगी तो क्या शादी कर लोगे? शादी कोई खेल या मजाक है, और वो भी इतनी कम उम्र की लड़की से शादी की तुमने? तुम्हें लगता है उस 19-20 साल की लड़की को शादी का मतलब भी ठीक से पता होगा? तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? रुद्र ने मयंक की बात सुन अपना सिर झुका धीरे से कहा, मानता हूँ कि मैंने गलत डिसीजन लिया, पर चाचू आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्या एहसास उस टाइम मेरे अंदर जागे कि मैं उसे रोते हुए नहीं देख पा रहा था, और ना जाने क्या सोच मैंने आरोही से शादी कर ली। मयंक सिर हिलाते हुए वहीं बेड पर बैठ गया और उसने रुद्र से कहा, रुद्र तुमने ये बहुत गलत किया और उससे भी ज्यादा गलत अब कर रहे हो। ये शादी सबसे छुपाकर भाई बहुत नाराज होंगे। रुद्र ने जल्दी से अपने घुटनों पर नीचे फर्श पर मयंक के पास बैठते हुए कहा, नहीं चाचू, मैं जल्दी ही सबको हमारी शादी के बारे में खुद बताऊंगा, पर उससे पहले मैं कुछ बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि पहले जो हालात थे वो अब बदल चुके हैं। आरोही अब सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं, मिस्टर मित्तल की बेटी भी है, और आदित्य अंकल अभी जो मेरी कंडीशन है, ऐसे में वो कभी मुझे और आरोही को साथ नहीं होने देंगे। मयंक ने रुद्र की बात सुन गुरूर से कहा, ऐसे कैसे नहीं होने देंगे? बीवी है तुम्हारी, हम बड़े बात करेंगे। और क्या नहीं है तुम्हारे पास? अच्छे खासे दिखते हो, एक अच्छी फैमिली से हो।
पर एक अच्छी जॉब या एक सिक्योर फ्यूचर नहीं है मेरे पास चाचू। मैं खुद अपने दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। जानता हूँ आप यहाँ मुझे लेने आए हैं पर मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। इतना कहकर रुद्र अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने मुंह फेरते हुए मयंक से कहा, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ चाचू, और उस घर में मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। आप तो मुझे समझे प्लीज। मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे नहीं संभालना वो हमारा फैमिली रेस्टोरेंट। मेरी मंजिल कुछ और है। रुद्र की बातें उसकी सोच से हैरान मयंक ने उठकर उसके पास जा उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की, पर रुद्र जैसे कुछ ठान चुका था। मयंक ने रुद्र की बातें सुन अब उसको देखते हुए पूछा, खुश हो इस शादी में आरोही को? रुद्र ने मयंक की बात बीच में काटते हुए कहा, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत खुश हूँ इस शादी से। वो अभी तक मुझे मिली नहीं है चाचू, मगर मैं उसे पाकर रहूंगा। वो सिर्फ मेरी है, उसके सिवाय अब कोई और नहीं चाहिए। मयंक लाजवाब हो चुका था। रुद्र के कहे शब्दों को सुन उसने कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोला ही था, पर वो चुप रह गया। रुद्र की कही बातों में उसे कहीं से भी कुछ झूठ लगा ही नहीं, वो सीरियस था। वहीं बाहर लिविंग हॉल में आयु ने आरोही के पास जाते हुए कहा, प्लीज भाभी रोना बंद करे। डरे नहीं? आयु के मुंह से अपने लिए भाभी शब्द सुन आरोही ने हैरान हो अपना सिर उठा उसे देखा तो आयु धीरे से मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, इतना शौक होकर मत देखिए, माना शक्ल से भोलू दिखता हूँ पर इतना भी भोलू नहीं हूँ मैं। मुझे शुरू से ही भाई और आपके बारे में सब पता था। शादी वाली बात भी आपकी और भाई की शादी की फोटो देखी थी मैंने उनके फोन में। आरोही ने उसकी बात सुन अपने आंसू पोंछ धीरे से पूछा, पर अब क्या होगा अंकल, बहुत गुस्सा कर रहे हैं? आयु ने आरोही को शांत करते हुए कहा, सब कुछ ठीक होगा, आप टेंशन मत लीजिए। आरोही ने आयु की बात सुनकर कहा, आप बड़े हैं, प्लीज मुझे आप मत कहिए। आयु मुस्कुराया और उसने कहा, पर अब रिश्ता बदल चुका है, रिश्ते में आप बड़ी हैं क्योंकि भाई मुझसे 7 साल बड़े हैं। तो हुई ना आप बड़ी और हुआ ना मैं आपका देवर। आयु ने आरोही को बताते हुए कहा, वैसे हम दोनों में इतना भी कोई डिफरेंस नहीं है, मैं बस आपसे 6 या 7 महीने ही बड़ा हूँ, 20 साल का हूँ, जल्दी ही 21 का हो जाऊंगा। इस पर आरोही ने कहा, अच्छा वैसे पहले मुझे तो ना ही अपना करेक्ट बर्थडे डेट मालूम था और ना ही उम्र बत पापा ने बताया। 3 महीने पहले ही मैं 20 की हो गई हूँ। सच तो ये था कि आरोही को अब जाकर आदित्य से पता चला था उसकी असली बर्थडे डेट क्या थी, जिससे उसे ये भी पता चला कि जिस दिन आरोही और रुद्र की शादी हुई थी उस दिन ही उसका बर्थडे था। आयु से बातें करते हुए आरोही ने कब रोना बंद किया उसे पता ही नहीं चला कि तभी रुद्र और मयंक दोनों रूम से बाहर निकल कर आए तो मयंक को देख आरोही एक बार फिर झेप गई और जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हुई तो मयंक ने उसके पास आते हुए कहा, नीचे कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। इतना कहकर मयंक चुपचाप वहां से आयु के साथ चला गया तो आरोही ने एक नजर रुद्र को देखा जो धीरे से चल कर उसके पास आया और उसने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में ले उसके सिर को चूमते हुए कहा, जाओ हम फोन पर बात करेंगे। आरोही ने कंफ्यूज होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने? रुद्र ने आरोही को समझाते हुए कहा, मैंने कहा ना कि हम फोन पर बात करेंगे, अभी जाओ, चाचू तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आरोही ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और अब बेडरूम में जाकर अपना बैग उठा लाई। उसने एक बार मुड़ कर फिर से रुद्र को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। ये देख आरोही के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान खिल उठी और उसने जाते जाते उसे अपना हाथ हिलाकर बाय किया तो रुद्र ने मुस्कुराकर उसे बाय किया और अब वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ झुका, अपनी आंखों आई नमी को साफ कर लिया और तेज कदमों से आगे बढ़कर डोर बंद कर दिया। इधर आरोही उसके दिल में ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो सीढ़ियों पर रुक गई। कुछ सोचकर वो मुड़ी और अब जल्दी से वापस ऊपर आई तो देखा रुद्र ने डोर बंद कर लिया था। उसने डोर पर हाथ रख दिया पर फिर ना जाने क्या आया कि वो उससे बिना मिले ही नीचे चली आई। अंडरस्को कार में पिछली सीट पर बैठी हुई आरोही को अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी कि तभी एक जगह कार रोकने पर आयु कार से निकलकर बाहर चला गया और वो वापस आया ही नहीं। क्योंकि मयंक ने कार स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी थी। आरोही अब इस सब से वाकई बहुत घबरा गई थी कि तभी मयंक ने आरोही से पूछा, प्यार करती हो रुद्र से? रुद्र पसंद है तुम्हें? मयंक की बात सुन आरोही सुनना पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मयंक से क्या बोले। पहली बात तो वो उसके लिए अनजान ही था, वो बस अपनी फैमिली की वजह से उन सबको जानती थी, वो भी सिर्फ नाम से, इसलिए उससे
बात करना आरोही को थोड़ा डरा रहा था, और दूसरी बात प्यार, इसका तो जवाब अभी उसके पास भी नहीं था। क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि प्यार कैसे होता है। क्या रुद्र की परवाह करना वो प्यार है, या उसके पास आने पर, उसके छूने पर जो एहसास होता है वो प्यार है, या उसके साथ होने पर जो फीलिंग्स उसके दिल में आती है वो प्यार है, या ये सब बस इसलिए है कि वो उसका हस्बैंड है। दिमाग में चल रहे ख्यालों में उलझी आरोही जब कोई जवाब नहीं दे पाई तो मयंक ने कहा, रुद्र करने लगा है। आरोही उसकी बात सुन होश में आई और उसने अपनी पलकें उठाई तो उसकी नजरें मिरर के थरू मयंक से जा मिली। तो आरोही ने झट से अपनी नजरें फेर लीं। मयंक ने सामने देखते हुए कहा, बहुत प्यार करने लगा है तुमसे, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के सुनहरे सपने देखने लगा है, पर सपने सच करने के लिए मेहनत करना भी उतनी ही जरूरी है। जो हुआ शायद ये तुम दोनों की किस्मत थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम दोनों को लेकर क्या कहने वाला है या क्या सोचने वाला है। बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे रुद्र के साथ हो कि नहीं। मुझे वो बहुत प्यारा है और उसे तुम इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या तुम वाकई इस शादी को मानती हो, क्योंकि वो मानता है, बहुत चाहने लगा है तुम्हें और शायद अब तुम्हारे लिए ही से कुछ बनना चाहता है। तो अगर तुम उसे प्यार करती हो और चाहती हो कि तुम दोनों साथ हो तो उसका साथ दो। मयंक बहुत स्लो कार ड्राइव कर रहा था, ऐसे में उसने अब आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उससे मिलना जुलना बंद कर दो। मयंक की बात सुन आरोही ने नासमझी में अपने चेहरे को ऊपर उठा मयंक को देखा तो मयंक ने कहा, हैरान हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। जब तक उसे तुमसे जुदा रहने पर वो तड़प नहीं उठेगी, वो शायद तब तक अपना पूरा 100% दे ही नहीं पाएगा। उसे तुम अपने काबिल बनने दो, उसे तुम्हें पाने के लिए मेहनत करने दो। सच्चे प्यार का मतलब अगर समझा जाए तो बहुत गहरा होता है। प्यार का मतलब प्रयास और समर्पण होता है, मगर अभी तुम बच्चों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी इस प्यार रूपी कश्ती में नए नए सवार हुए हो। प्यार करना आसान है पर प्यार का मिलना कठिन है। ये कहते हुए मयंक ने अब कार रोकी तो आरोही ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए देखा, मित्तल मेंशन की बजाय वो अपने कॉलेज के बाहर थी। मयंक ने हैरान आरोही को देखते हुए कहा, और हाँ, नेक्स्ट टाइम से कॉलेज बंद किया तो इस बार तो चुप हूँ, मगर अगली बार तुम्हारे डैड से शिकायत जरूर करूंगा। जितना रुद्र का सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी है उतना तुम्हारा भी है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो। आरोही ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बस कार से निकल गई। मयंक ने उसे बाय कहा और वो अब वहां से चला गया तो आरोही ने ठीक से सांस लेते हुए अपना बैग खोल पानी की बोतल निकालकर पानी पिया। वो इधर उधर देखते हुए अब जल्दी से कॉलेज के अंदर भागी। अभी कुछ कदम चली ही थी कि बीच कैंपस में सामने से आते अपने पापा यानी आदित्य और उसके साथ गार्ड्स को देख आरोही अपनी जगह पर जड़ हो गई। कितना बुरा दिन था आज का अब, और क्या क्या झेलना बाकी रह गया था। ये सब सोच उसके होश उड़ चुके थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, आगे बढ़े या कहीं छुप जाए। पर कहाँ, वो अभी इतना कुछ सोच ही रही थी कि आदित्य की नजर उस पर पड़ी। आदित्य चलते हुए रुक गया तो ये देख आरोही की डर के मारे इतनी हालत खराब हो गई कि उसे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपन तक महसूस हो गई। अंडरस्को वहीं सिंगापुर में शुभित ईशु को डॉक्टर से मिलाने के बाद ना जाने अब ये कौन सी जगह लेकर आया था। दोनों खामोश थे, रात का समय होने को था। ऐसे में मौसम में कुछ ठंडक आ गई थी, जिसके चलते ईशु ने अपने हाथों से को समेट कर छुपाना चाहा तो शुभित ने उसे देखते हुए धीरे से पूछा, ठंड लग रही है। ईशु ने ना में सिर हिला दिया और वो आगे बढ़ गई। सच तो ये था कि इतना कुछ होने के बाद अब उसका मन ही नहीं था कि वो शुभित से बात भी करे। वो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। शुभित से दूर रहने के चक्कर में ना जाने वो कितना आगे आ गई, उसे पता ही नहीं चला। पर फिर वो रुक गई, क्योंकि इस जगह पर उन दोनों के सिवाय कोई था ही नहीं। इसलिए उसने शुभित के लिए अब पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने सामने का नजारा देख हैरान हो गई। शुभित को घेर कर खड़े उन 6-7 आदमियों को देख ईशु थोड़ी हैरान थी। वो इस समय सिंगापुर के एक बहुत ही लग्जरियस होटल के टेरेस पर थे। जब वो शुभित के साथ आई थी तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, पूरा टेरेस खाली था। पर अब इतने लोगों को देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन थे। वो अभी इतना सोच ही रही थी कि अचानक से उन आदमियों ने शुभित के साथ मारपीट शुरू कर दी। ईशु इस सब से हैरान हो गई और जैसे ही शुभित की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो होश में आई और जल्दी से शुभित की तरफ भागी तो शुभित ने ईशु से चिल्लाते हुए कहा, ईशु तुम जाओ यहाँ से। शुभित की बात सुन ईशु ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और वो शुभित को बचाने के लिए आगे बढ़ी थी कि एक
आदमी ने ईशु को दूर धकेल शुभित के मुंह पर बड़ी जोर से एक पंच मारा तो ये देख ईशु ने डर के मारे अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए। वे आदमी शुभित को घेर कर अब उसे बड़ी बेरहमी से पीटने लगे तो ईशु ने एक बार फिर शुभित को बचाने की कोशिश की तो इस बार फिर से उस आदमी ने ईशु को पकड़कर दूर फेंक दिया। उस आदमी ने ईशु को वार्न करते हुए गुस्से में कहा, स्टे अवे। ईशु को उसकी राइट हैंड की एल्बो पर चोट लग चुकी थी पर शुभित को मार खाते देख वो बहुत घबरा गई। डर के मारे उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसे इन लोगों से नहीं बचा सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन थे और क्यों वो शुभित को पीट रहे थे, पर कुछ सोच वो जल्दी से टेरेस के एंट्रेंस गेट की तरफ भागी ताकि वो शुभित की मदद के लिए किसी को बुला सके, पर गेट लॉक था। ये देख ईशु रोते हुए वापस मुड़ी तो देखा उन आदमियों ने शुभित की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो लगभग बेहोश हो गया था। ईशु का दिल डर से कचोट गया। वो रोते हुए वापस उन लोगों के पास आई और शुभित को छोड़ने के लिए उन लोगों के सामने हाथ जोड़ने लगी, उनके पैर पकड़ने लगी तो उसे लात मारकर दूर धकेल दिया गया और उन आदमियों ने अब बेहोश शुभित को उठाकर ले जाकर टेरेस से नीचे फेंकने के लिए शुभित को उल्टा पकड़ लिया। शुभित को सिर के बल दो आदमियों ने टेरेस से नीचे लटकाया तो उनके पास खड़े एक आदमी ने हंसते हुए ऊंची आवाज में अपने साथी से कहा, व्हाट आर यू डूइंग मैन, लीव हिम। उस आदमी की आवाज जैसे ही कुछ दूरी पर फर्श पर पड़ी ईशु के कानों में पड़ी तो डर से अंदर तक कांप गई। उसकी नजर शुभित को पकड़े हुए उन दो आदमियों पर पड़ी जिनकी पकड़ शुभित पर से ढीली पड़ने लगी थी तो ईशु ने बड़ी जोर से अपना सिर ना में हिलाया और गिरते पड़ते उठकर वो बड़ी जोर से चीखी, नो प्लीज नो। ईशु भागते हुए उन आदमियों तक पहुंच पाती उससे पहले उन्होंने शुभित को उस ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। अपनी आंखों से देखे इस भयानक नजारे से ईशु एक बार फिर चिल्लाई। चीखों पर इतनी देर हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर पाई और उसके सामने ही उन आदमियों ने शुभित को नीचे फेंक दिया। वो शौक लगने के कारण उन आदमियों से कुछ इंच की दूरी पर ही खड़ी रह गई। उनके तेज तेज हंसने की आवाजें ईशु के कानों में पड़ी पर उसे जैसे महसूस ही नहीं हुआ क्योंकि वो होश खोने लगी और कुछ पल में ही बदहवास सी बड़ी जोर से फर्श पर जा गिरी। अंडरस्को वहीं मुंबई में अपने नजदीक और नजदीक आते आदित्य से आरोही की सांसें अब लगभग थम चुकी थीं। कैंपस में इस समय स्टूडेंट्स की भीड़ भी जमा होने लगी थी क्योंकि शाम का समय था, कॉलेज का टाइम खत्म हो चुका था। पर आरोही ने आसपास देखने के लिए भी अपना सिर नहीं हिलाया और तभी आदित्य आरोही के सामने आ खड़ा हुआ। उसने आरोही के चेहरे को अपने हाथों में भर बड़े ही नरमी से पूछा, कहाँ गई थी बच्चा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। हैरान परेशान सी आरोही अपने पापा के इतने प्यार से बात करने पर भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाई कि तभी आदित्य ने एक बार फिर कहा, छोड़ो घर पर बात करेंगे, चलो चलते हैं, कार में तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वेट कर रही हैं। आरोही ने आदित्य की बात सुन धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया तो आदित्य उसे अपने साथ लेकर जाने लगा। वहीं आरोही के कुछ क्लासमेट जो कि क्लासेस खत्म होने पर अब कॉलेज से निकल रहे थे, वो आरोही को आदित्य के साथ इतने गार्ड्स के बीचों बीच चलते देख चलते चलते रुक गए। वे सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वे सभी इस बात से शौक थे कि आरोही आदित्य मित्तल को कैसे जानती है। एक लड़के जिशान ने अपनी दोस्त टीना से पूछा, यार ये आरोही ही है ना। टीना ने शौक होते हुए कहा, हाँ, पर ये मिस्टर मित्तल के साथ कहाँ जा रही है और सबसे बड़ी बात ये उन्हें कैसे जानती है। इस पर उनके पीछे पीछे आती सोनल ने कहा, वो ऐसे कि आरोही मिस्टर मित्तल की बेटी है। सोनल की बात सुन सभी ने सोनल की तरफ देखा और एक लड़की ने सोनल से कहा, क्या बकवास कर रही हो, अभी कुछ दिन पहले इस आरोही के पास फीस तक भरने के पैसे नहीं थे, तब मिस्टर मित्तल कहाँ थे। उस लड़की की बात सुन टीना ने कहा, हाँ वही तो। जिशान ने सोनल से कहा, क्या यार सोनल, तुझे बेवकूफ बनाने के लिए हम ही मिले थे क्या। इस पर सोनल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओह गॉड, बिना प्रूफ के आजकल सच कोई मानता ही कहाँ है। सुनो, तुम लोग इंस्टा तो यूज करते ही हो ना, तो वहां पर मिस्टर मित्तल की प्रोफाइल में जाकर चेक कर लेना, तुम लोगों को सारे जवाब मिल जाएंगे। सोनल की बात सुन उन लोगों ने हैरान होकर जल्दी से पूछा, क्या क्या सच में मिस्टर मित्तल का इंस्टा अकाउंट है। सोनल ने वहां से जाते हुए कहा, हाँ, आदित्य ने कई सालों से सोशल साइट से दूरी बना ली थी, पर एक बार फिर उसने शुभी और आरोही के उसके वापस आने के बाद लोगों उनके बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का ही यूज किया था, जिससे उसके कई लोग हैरान थे। कईयों के मन में ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या है ये सब।
सालों पहले मरी हुई बीवी और बच्ची इतने सालों बाद वापस आ गई कैसे? पर आदित्य अभी तक खामोश था। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, पर जल्दी ही वो एक शानदार पार्टी के जरिए शुभी और आरोही को दुनिया के सामने लाने वाला था और लोगों के सभी सवालों के जवाब भी देने वाला था। आरोही आदित्य के साथ कार में जाकर बैठी तो देखा आदित्य के बगल वाली सीट पर उसकी मम्मा बैठी हुई थी और आदित्य वो आज ड्राइव कर रहा था। आदित्य ने कार स्टार्ट की तो शुभी ने खुश होते हुए पीछे मुड़कर आरोही से पूछा, कैसा लगा सरप्राइज? आरोही ने एक नज़र आदित्य को देख डरते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। इस पर आदित्य ने पूछा, सच? तो आरोही झेप गई। आदित्य ने अब आरोही से ध्यान हटा शुभी को देखते हुए कहा, वैसे जान, एक सरप्राइज तुम्हारे लिए भी है। शुभी ने खुश होते हुए पूछा, क्या? तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कार ड्राइव करते हुए कहा, हम आज सुबह ही चीकू से बात हुई मेरी, वो कल वापस आ रहा है। आदित्य की बात सुन शुभी की आंखें खुशी से भर आईं और उसने धीरे से कहा, वो तो मुझे देखकर शौक हो जाएगा। आदित्य ने शुभी की बात को पूरा किया तो शुभी ने खुशी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ये देख आदित्य ने अपने एक हाथ से शुभी को अपनी बाहों में खींच लिया। वहीं पीछे बैठी आरोही भी सब कुछ भूल अपने मम्मा पापा को देख मुस्कुरा दी। सिंगापुर में ईशु की आंख खुली तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ है, पर जैसे ही उसे पूरी तरह होश आया तो वो हड़बड़ा कर उठ गई। वो अपने होटल स्वीट में ही थी। ये देख वो बेड से उठकर चिल्लाई, चीकू चीकू। वो चिल्लाते हुए ही रूम से बाहर निकलकर आई तो शुभित को सही सलामत लिविंग हॉल में अपने सामने देख उसके डरे हुए चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी और वो बड़ी ही फुर्ती के साथ शुभित की तरफ भागती हुई आई। वो सीधा शुभित के गले जा लगी और उसने रोते हुए शुभित से कहा, चीकू तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो। उसने रोते हुए ही शुभित के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, वो लोग, उन लोगों ने तुम्हें? शुभित ने ईशु को शांत करते हुए अपने गले से लगाकर कहा, जान काम डाउन, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखो। पर ईशु को अभी जैसे कोई होश ही नहीं था। यहाँ तक उसे ये तक होश नहीं था कि वो बोल रही है। वो अपने मुंह से आज अपने चीकू का नाम ले रही है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शुभित पर था। वो शुभित से अलग होकर उसके चेहरे को बार बार छू कर देख रही थी, जहाँ कुछ देर पहले उसने खून बहते देखा था, पर अब तो कोई चोट का निशान तक नहीं था। उसके कंधों को छू रही थी। वहीं सामने खड़े डॉक्टर ईशु को देख मुस्कुरा रहे थे। उसके चेहरे पर बेचैनी देख वो साफ महसूस कर रहे थे कि वो शुभित को लेकर कितनी घबराई हुई है, कितनी परवाह है उसे उसकी शुभित के लिए। उसका प्यार साफ उसके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। शुभित ने अब ईशु को शांत करने के लिए एक बार फिर अपने गले से लगाकर कहा, ईशु मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, वो सब बस एक ड्रामा था, कुछ नहीं हुआ है देखो। शुभित की बात सुन ईशु शांत हो गई। वो शुभित से दूर हो उसे हैरानी से घूरने लगी तो शुभित ने खुश होते हुए कहा, हाँ सब एक ड्रामा था और देखो उस ड्रामा का असर। शुभित ने अपनी बात कहना जारी रखी थी कि तभी ईशु ने खींचकर शुभित के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।